चाल है बेटा आप सभी लोगों के? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज की इस धमाकेदार क्लास में तो हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर जो कि आपकी एनसीईआरटी से बाहर का है, बट कई सारे स्कूल्स में वो पूछा जा सकता है, इसलिए वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लॉज? लॉज को कैसे समझा, अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब है कि भाई लॉज को कैसे हम समझ सकते हैं, लॉज क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन है बेटा आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। ये बेटा आपको जो चैप्टर है, दिस इज अ डिलीटेड चैप्टर। ये चैप्टर आपके उसमें नहीं आने वाला है एनसीईआरटी में, तो बेफिक्र हो जाओ। लेकिन कई सारे बच्चों के स्कूल्स में या दूसरे स्टेट बोर्ड्स में डिमांड हो सकती है इस चैप्टर की, तो हमने इसलिए इसको टेकअप किया है। ठीक है ना बेटा? देखो मैं इसको आपको हैंड रिटन नोट्स पर ही पढ़ाने वाली हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑन माई रिटन नोट्स, ऑन दी हैंड रिटन नोट्स। ठीक है ना भाई? क्लियर है ना? आज अब तुम नोट्स बनाओगे, यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे बनाना है। यू विल मेक द नोट्स। इन ऐसे चैप्टर्स पर प्रैक्टिस कर लो कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है ना? ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार। लेट हो गया थोड़ा सा, कोई लेट नहीं है भाई, अपन आ गए टाइम पर। देखो बेटा क्या है, चैप्टर है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज, देखो चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि लॉज को आप कैसे समझ सकते हो, ये मतलब है क्या? नहीं, इसका एक्चुअली मतलब कुछ और है। मैं भी मतलब नहीं बताऊंगी, मैं आपको पहले यहाँ पर बताऊंगी डू लॉज अप्लाई टू ऑल, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब सिंपली सा मतलब ये हुआ कि भाई जो भी कानून बनाया गया है वो सभी के लिए बराबर होता है। इट इज नॉट कि अमीर के लिए अलग होगा, गरीब के लिए अलग होगा, या फिर जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके लिए अलग है, या कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसके लिए अलग है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? हर व्यक्ति के लिए लॉज इक्वली होते हैं, इक्वली अप्लाई भी होते हैं। तो सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या ये जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं, क्या ये कानून सभी के ऊपर बराबरी से लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से समझना बेटा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग। एक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी, नो क्या कर रहे हो यार? मेरा हालचाल बहुत बढ़िया है भाई, तुम्हारे क्या हाल चाल है? नो यस क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? नो मैम, यस मैम। चलो आ जाओ, तो मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है ना? देखो, एक सरकारी कर्मचारी है, उसने अपने बच्चे को मदद करी है छुपने में। वो उसका बच्चा छुप क्यों रहा है? बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। एक सरकारी कर्मचारी है, उस सरकारी कर्मचारी ने अपने बच्चे को छुपाने में मदद कर रहा है, अपने बच्चे को छुपाने में मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके बच्चे को 10 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसने जो भी क्राइम किया है उसमें उसको सजा हुई है 10 साल की, तो बच्चे को 10 साल की सजा ना हो तो उसका बाप उसको मदद कर रहा है। ठीक है ना? डू यू थिंक, अब आपको क्या लगता है, दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वर राइट? क्या आप बताओ मुझे, अब मुझे आंसर करो। अच्छा, इसके लिए ऐसा नो कर रहे थे क्या? अब मुझे आंसर करके बताओ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा है, अपने बच्चे को मदद कर रहा है छुपने में, क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। बताओ। नो, नहीं कर रहा है। वेरी गुड। शुड हिज सन बी exempt फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या उसके बच्चे को सजा नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि उसका फादर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पैसे से मजबूत है, तो क्या उस बच्चे को सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं, सजा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्योंकि बेटा एक स्टेटमेंट आती है, वो ये आती है कि एवरीवन इज इक्वल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो लॉ एंड सोशल जस्टिस है वहां भी पढ़ाया था। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून
कानून की नजर में हर कोई बराबर होता है, चाहे आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली पावरफुल हो। कानून से इसका कोई मतलब नहीं होता, कानून एकदम अंधा होता है ना। उसके कटघरे में कानून की नजर में हर कोई बराबर होता है, चाहे वो एक ठेले वाला हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, एक भिखारी हो, या फिर कोई बहुत बड़ा अमीर हो, अडानी अंबानी क्यों ना हो, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया कि हम कानून के बारे में बात करेंगे। लोगों के पास ये इक्वलिटी है कि नहीं, क्या कानून सभी के ऊपर बराबरी से लागू होता है कि नहीं होता है, ये हम पूछने पड़ने वाले हैं। ठीक है ना बेटा, चलो ओके नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वाज नॉट राइट। ऑब्वियसली बेटा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्शन था वो ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भाई आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो क्या मतलब है, आपकी सरकार थोड़ी ना है, या आपके जेब में कानून थोड़ी ना है, कानून सबके लिए बराबर है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। आप अपने बच्चे को छुपा रहे हो तो आप भी एक क्राइम कर रहे हो। मतलब आपके बच्चे ने जो क्राइम किया वो तो किया, वो अलग, लेकिन आप अपने बच्चे को छुपा रहे हो तो उसके क्राइम में आप उसे मदद कर रहे हो, तो आप भी एक क्रिमिनल हो। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कानून का, लॉज का वायलेशन किया जा रहा है। देयर शुड बी नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉज ऑफ टू द सन, सिंपली बिकॉज कोई एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। जो पीछे क्वेश्चंस दिए उसका आंसर लिखा है मैंने यहाँ पर, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन का मतलब छूट, किसी भी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसके फादर बहुत पावरफुल है इसलिए नहीं, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है इसलिए नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकली पावरफुल है इसलिए नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी की अब्बा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली पावरफुल हो चाहे ना हो, किसी को भी लॉ से एग्जेम्प्ट करने की पावर किसी को नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ लालू प्रसाद यादव था बेटा, ये क्या हुआ था, इनको जेल हुई थी। ठीक है ना। दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर्डर स्कैम केस हुआ था, तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुई थी। तो देखो क्या दिखा रहा है, वो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से कानून की नजर में हर कोई बराबर होता है। आप पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हो गए आप स्ट्रांग, बट कानून की नजर में आप एक आम व्यक्ति हो, आपकी उतनी ही इज्जत है जितने की बाकी सिटीजन्स की होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है ना। अब देखो भाई लॉस की बात कर रहे हैं तो देखो कई सारे हमको राइट मिले हुए हैं। क्या हम लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई लॉ सबको इक्वली उनके ऊपर लागू होना चाहिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ठेले वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भिखारी हो, सबके ऊपर कानून बराबर से लागू होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक राइट है जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्या कहता है ये राइट? आपको पता है राइट टू इक्वालिटी आपका ये रूल ऑफ लॉ है। What do you mean by rule of law? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी लॉज अप्लाई हो रहे हैं, अप्लाई लॉज इक्वली, जो भी कानून आप लागू कर रहे हो वो सब के ऊपर बराबरी से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर ज्यादा होगा, किसी के ऊपर कम होगा, किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा, सबके ऊपर कानून बराबरी से लागू होगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है? द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स। अभी राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? सबको समानता का अधिकार है। एवरीबडी, सबके पास इक्वालिटी है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। ऐसा तो है नहीं मेरी इज्जत ज्यादा तुम्हारी कम होगी, तुम्हारी भी उतनी है जितनी मेरी है, मेरी जितनी है उतनी अंबानी की, अडानी की भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एवरीबडी इज इक्वल। पैसे का खेल होता है, अडानी अंबानी अमीर है क्योंकि बस बहुत पैसा है, हम लोग थोड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं भाई इनफैक्ट तो। ठीक है ना। तो भाई ये जो आपका राइट मिला है, राइट टू इक्वालिटी, ये क्या कहता है कि भाई आप किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों के बीच में, चाहे धर्म का हो, चाहे कास्ट हो, चाहे जेंडर हो, चाहे स्टेटस हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यही तो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है हमारा, है कि नहीं है? यही है ना। मैम नोट्स कैसे बनाए? अरे यार डायलॉग हेडिंग राइट टू इक्वालिटी बनाओ ऐसे 4 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, ऐसे ला देना यार। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, लिखो इसमें कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ, भाई मैम इज अमीर, किधर से भाई? इधर पूरा खाली है, पूरा खाली है। जेब निकालेंगे ना तो चिल्लर भी नहीं निकलेंगे, देखो खाली है। मैम इज नॉट अमीर, मैम इज वेरी गरीब। ठीक है। लॉ का मतलब क्या हुआ? ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, यही लिखवाया था मैंने, अप्लाई लॉ इक्वली। जितने भी कानून है वो सभी के ऊपर बराबरी से लागू किए जाएंगे। दिस मीन्स रूल ऑफ लॉ टू ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। कोई भी सरकार, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता। गवर्नमेंट भी, सरकार भी बेटा कानून से ऊपर नहीं होती। जो कानून कहेगा
ठीक है ना बेटा। तो कानून की नजर में एवरीबडी इज इक्वल, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है, सब कोई कानून की नजर में है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे कोई अडानी अंबानी हो, चाहे कोई भारत का राष्ट्रपति क्यों ना हो, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ये राइट टू इक्वालिटी सबको मिला हुआ है, हमें तुम्हें सबको मिला हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट इक्वालिटी के पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी क्राइम और वायलेशन, या तो आपने मान लो कोई चीज को वायलेट किया है, किसी चीज का उल्लंघन किया है, या अगर कोई जुर्म किया है, एनी वायलेशन और क्राइम ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट। भाई आपने मान लो चोरी करी है तो उसकी पनिशमेंट अलग है, आपने डकैती करी है उसकी पनिशमेंट अलग है, आपने किसी को मार दिया उसकी पनिशमेंट अलग है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसकी पनिशमेंट अलग है, किसी को धमकी दे दी उसका पनिशमेंट अलग है। तो जिस प्रकार का जैसा क्राइम होता है, जैसी वायलेशन होती है, उसी प्रकार की पनिशमेंट भी होती है, और उसी का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर भी होता है जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो कि भारत के राष्ट्रपति ने कोई जुर्म कर दिया, अब ऐसा नहीं है उनके लिए प्रोसीजर अलग होगा या उनके लिए पनिशमेंट अलग होगी, अलग नहीं होगी। जो क्राइम किया है उसके हिसाब से जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो पनिशमेंट उनको दी जाएगी। इसकी कोई राहत नहीं होगी, कोई इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा कि मैं तो राष्ट्रपति हूं, मैं तो जो चाहूं कर लूं। नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे ठेले वाला, ऑटो वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, धोबी वाला, कोई भी हो, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सबका प्रोसीजर भी सेम होगा, सबकी पनिशमेंट भी सेम होगी। ये नहीं है कि यार राष्ट्रपति छोड़ दो, धरो 10 साल की नहीं 6 साल की सजा देते हैं, नहीं, 10 साल की तो 10 साल की मिलेगी। ठीक है ना? राइट इक्वालिटी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट इक्वालिटी क्लियर है ना बेटा? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंशिएंट इंडिया। अब भाई ये कानून वानून कहां से आया, कैसे आया, किस चिड़िया का नाम है भाई, कहां से आया, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि भाई कानून जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए, कैसे इवॉल्व हुआ ये लॉ वगैरह कैसे इवॉल्व हुआ? तो हम इसमें पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया एंड कॉलोनियल पीरियड। दो चीजें पढ़ेंगे, एक एंशिएंट इंडिया कि पूर्वजों के टाइम पर क्या हो रहा था, एंड कॉलोनियल पीरियड का मतलब भारत में जब अंग्रेज बैठे थे तब क्या चीजें थी। ठीक है ना? ओके, ठीक है। चलो, इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज एग्जिस्टेड। एंशिएंट टाइम में क्या था बेटा, एक नहीं 1000 तरीके के कानून बने हुए थे, और ये कानून सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। आज कोई घटना हुई कानून बना दिया, कल कोई घटना हुई फिर कानून बना दिया, परसों कोई घटना हुई फिर कानून बना दिया। तो ऐसे कानून बनते 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 इतने कानून बन गए कि वो सब एक दूसरे के कान में गूंजने लगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगे। ओवरलैप मतलब नहीं ऐसे 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 होने लगा, नहीं, ओवरलैपिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा आपको नहीं पढ़ाया था वो, जैसे कि मान लो चोरी को लेकर एक कानून बनाया, अब चोरी को लेकर 10 कानून बना दिए, तो वो सारे कानून एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको माने कि इसको माने। ठीक है ना? डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट लॉज, अलग अलग कम्युनिटी थी तब हमारे टाइम पर, समझ रहे हो? उस पुराने टाइम की बात कर रहे हैं बेटा, एंशिएंट पीरियड, जहां पर कास्ट सिस्टम बहुत माना जाता था। तो उस टाइम पर क्या था, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग लॉज बना रखे थे। जैसे मैं बताऊं, इन सम केसेस पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम वाज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट। जैसे मान लो, अगर मान लो किसी अपर कास्ट ने कोई चोरी करी है तो उसके लिए पनिशमेंट दूसरी है, उसके लिए पनिशमेंट दूसरी है। किसी लोअर कास्ट ने अगर चोरी करी है तो चोरी उसने भी करी, चोरी इसने भी करी, लेकिन अपर कास्ट के लिए पनिशमेंट दूसरी है, लोअर कास्ट के लिए बेटा पनिशमेंट दूसरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ओवरलैपिंग में एक बार और कर दो, ऐसे 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 ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो वही वो आपको बता रहे हैं, एंशिएंट पीरियड में कास्ट के हिसाब से पनिशमेंट थी, है ना? ऐसा नहीं था कि भाई रूल ऑफ लॉ नहीं था कि सबको बराबरी से पनिशमेंट देंगे, ऐसा नहीं था। अगर अपर कास्ट है, चोरी करी है तो पनिशमेंट अलग है, लोअर कास्ट है, चोरी करी है तो उसकी पनिशमेंट अलग है। मान लो अपर कास्ट ने चोरी करी, 2 दिन की, उसने बोला कि 2 दिन तुम भूखे रहोगे खाली, लेकिन अगर लोअर कास्ट ने पनिशमेंट कर दी 10 दिन भूखे रहोगे तुम, या तुमको जो है गांव से निकाल दिया जाएगा। तो दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये एंशिएंट टाइम की बात है। कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे अब इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अंग्रेजों के टाइम पर क्या हुआ था भाई? ठीक है, ओवरलैप ओपी कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है। ओके, देखो ये तो हमने पढ़ ली एंशिएंट टाइम के टाइम पर कि भाई लोगों ने कास्ट के हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट रखी हुई थी।
मतलब लॉ सबके लिए बराबर नहीं था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आता है बेटा कॉलोनियल पीरियड, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिटिश की। भाई ब्रिटिश के टाइम पर तो लॉ की तो भैया धज्जियां उड़ रखी थी। क्यों उड़ रखी थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लॉज बनाए हुए थे। यस और नो? हाँ भाई, ब्रिटिशर्स के अगर अगेंस्ट कोई एक्ट आ रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उन्होंने कानून बना दिया, लो भैया पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दे रहे हैं। कोई उनको बुरा बुरा बोल रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, अगर आपने कुछ अंग्रेजों के खिलाफ छापा आपकी प्रेस बंद कर देंगे। तो उन्होंने जो भी लॉ बनाया वो अपने हिसाब से बनाया, वो सिर्फ इंडियंस के ऊपर लागू किया, अपने ऊपर लागू नहीं किया। समझ रहे हो? ठीक है ना? सो इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, बट हिस्टोरियंस हैव रिजेक्टेड दिस क्लेम ओवर सेवरल ईयर्स। अंग्रेज ये कहते हैं कि हाँ हमने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया है, बट ये रूल ऑफ लॉ उन्होंने सिर्फ इंडिया वालों पर, इंडियंस पर चलाया, अपने ऊपर नहीं चलाया। लेट्स से उन्होंने बोला कि कोई भी अगर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करेगा उसको पकड़ जेल में बंद कर देंगे। अब इंडिया वालों ने क्रिटिसाइज किया, उनको पकड़ के जेल में बंद करा, लेकिन कुछ अंग्रेज भी ऐसे थे जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको कुछ नहीं किया उन्होंने। तो कहाँ रूल ऑफ लॉ है? नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कॉलोनियल लॉ वर आर्बिटरी। पहले के जो कॉलोनियल लॉज थे वो आर्बिटरी थे। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिटरी? आर्बिटरी का मतलब होता है मनमानी, मनमानी थी, जो मर्जी आया उस हिसाब से उन्होंने लॉ बनाते गए। जैसे कि एक आया था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर जितने भी लॉज बनाए गए थे वो मन मर्जी बनाए गए थे, मन चाहे बनाए गए थे, जैसा चाहते थे वो उस लॉज को वैसा यूज करते थे। जिनमें से आपको आज मैं दो लॉज के बारे में बताऊंगी। एक बताऊंगी सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, दूसरा पढ़ाऊंगी रॉलेट एक्ट। ठीक है ना? चलो सेडिशन एक्ट देखो क्या होता था। सेकेंडली, इंडियन नेशनलिस्ट played an important role in the development of the legal spheres in the British India by protesting and criticizing the arbitrary use of the authority by the British। दूसरी चीज उसने बताई, पहले देखो उसने बताया, फर्स्ट क्या बताया कि भाई जो कॉलोनियल लॉज थे वो आर्बिटरी थे, मनमाने तरीके से अंग्रेज यहाँ पर काम कर रहे थे। क्लियर है? दूसरा वो कह रहा है कि जो अंग्रेजों ने मनमाने एक्ट बनाए थे, मन मर्जी वाले एक्ट बनाए थे, इस एक्ट के अगेंस्ट इंडियन नेशनलिस्ट ने बेटा प्रोटेस्ट किया था। ठीक है ना? इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था। किसको क्रिटिसाइज किया था? ये जो आर्बिटरी यूज है, जो आर्बिटरी लॉज बनाए गए हैं, अंग्रेजों ने मन माने वाले लॉज बना लिए हैं, उसको अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना उन्होंने किया था। ठीक है ना? उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई थी। जैसे इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? एक है रॉलेट एक्ट। देखो बेटा दो चीजें हैं। आर्बिटरी लॉ की बात करो, अगर आर्बिटरी लॉ की बात करो कि अंग्रेजों ने मनमाना एक्ट क्या बनाया था, उसको हम बोलते हैं सेडिशन एक्ट। क्या बोलते हैं? सेडिशन एक्ट। ठीक है ना? इस आर्बिटरी लॉ के अगेंस्ट अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना, इस आर्बिटरी के अगेंस्ट अगर इसके अगेंस्ट किसी ने प्रोटेस्ट किया था तो यहां पर आया था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है ना? ये रॉलेट एक्ट आया था, जिसके बाद ही ये जलियांवाला बाग मैसेकर वाली प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इसको पढ़ाऊं मैं, इसको सेडिशन एक्ट को वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो। व्हाट इज मैम इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब होता है बेटा, मैम रेड कलर यूज नहीं करो, नहीं कर रहे यार, कैसी बातें करती तुम लोग। इम्पीचमेंट का मतलब होता है बेटा किसी को हटा देना, रिमूव कर देना। इम्पीच कर दिया हमने उसको। मैम इज रिच लाइक एलोन मस्क। तुमने थोड़ा बड़ा गलती कर दी लिखने में। तुम्हें लिखना था मैम इज रिच लाइक अलोन इज इक्वल टू बस। अकेले खुद में अमीर है, अकेले ही है जो कुछ है, कुछ नहीं यार। तुम लोगों को क्या है, मैम अमीर है, गरीब है, बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा। एक बर्गर खाने के लिए सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर आता है, मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर आता है 400 रुपये का। अगर पूरा आप EVM लोगे, है ना, पूरा आपका ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मील लोगे तो आता है 400 रुपये का। भाई साहब 400 रुपये का मतलब पता है क्या है? मेरे 4 दिन का पेट्रोल लग जाएगा। समझ रहे हो? कह रहे हैं आईफोन 13 नहीं है भाई, 14 प्लस ले रखे बैठे हैं। डिमोट कर दिया तुमने मुझे। समझ रहे हो?
हर चीज के लिए सोचना पड़ता है यार। पहले पता है क्या होता है, अभी तुम्हारी एज है तो तुम लोग तो मजे करो। अभी तुम्हारी एज है मजे करने की। अभी क्या है कि यू आर नॉट अर्निंग ऑब्वियसली, तो अभी तुम पेरेंट्स के उस पर हो, ना, तो तुम मजे कर रहे हो। मतलब माँ बाप ने पैसे दे दिए, गए दोस्तों के साथ कैंटीन में गए, वड़ा पाव समोसा, चल भाई भाई खिलाएगा तेरा, आज आजा भाई भाई खिलाएगा, गए खूब जो है पैसे उड़ा रहे हो। मम्मी 20 रुपये देना, मम्मी 100, आज तो 20 रुपये कौन मांगता है, मम्मी 100 रुपये देना, मम्मी 500 रुपये देना, ये करना। चलते हैं, गए नहीं गए तो मोमोज खा के कोल्ड ड्रिंक पी के चले आए, कुछ नहीं तो गोलगप्पे खा के चले आए। तो अभी क्या है कि अभी तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता, पैसा क्या होता है। अभी तुम जब बड़े होगे, जब तुम अर्न करना शुरू करोगे, जब तुम पैसा कमाना शुरू करोगे ना, तुम कहोगे यार भाई के पास पैसा आ गया है, अपन को तो उड़ाना है। पैसे उड़ाओगे, दम से उड़ाओगे, दम से। लड़कियां तो फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेंगी, लड़के नहीं करते, लड़के दम से उड़ाएंगे। भाई साहब सैलरी 40,000 है, लेकिन सोच हमारी 40 लाख वाली है, 40 लाख वाले उसमें जाएंगे। मतलब मैं बताऊंगी एक्चुअली किस्सा क्या था, ठीक है। तो लड़के तो भाई के पास पैसे आ गए, जब नए नए पैसे आते हैं ना तो फिर नए नए शौक चढ़ते हैं, नई नई जगह जाते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, बड़े बड़े शौक कर लेते हैं, ये भी चाहिए, वो गैजेट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी में ना बेटा तुम्हारी स्टेबिलिटी आती है। फिर एक टाइम के बाद ना तुम ये सारी चीज़ें करके थक जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार क्या बकवास ही है, पैसे बचा लो, कल को हमारे काम ही आएंगे, ज़मीन ले लेंगे, घर में दे देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी भाई, लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है भाई। वो बच्चे बहुत ही लकी होंगे जो कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चे बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, जिनको घर पैसे कभी नहीं भेजने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बड़े होकर अपने घर को सपोर्ट करना है, तो यू आर मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है बच्चे, बहुत ज़्यादा। फिर पता है क्या, फिर तुम्हारे धीरे धीरे फिर तुम्हें घर बनवाना होगा, फिर माँ बाप को भी देखना है, तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। फिर धीरे धीरे पता है क्या होता है, फिर होता है कि यार चलो छोड़ो अगले महीने देखेंगे, छोड़ो अगले महीने। ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, तुम 40,000 कमा रहे होगे ना तो भी तुम एक्सपेंस कर सकते हो, ठीक है ना, कर लो, सब कुछ कर लोगे। लेकिन फिर एक टाइम के बाद ना फिर लगता है ना छोड़ो ना यार, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आती हैं, डेवलप होती है। तो नया नया पैसा आता है ना तो बहुत मज़ा आता है। भाई के पास पैसा है, आ जाओ कि पार्टी दे रहे हैं सबको, चलो चल रहे हैं, कहाँ यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये चिकन वो चिकन सब होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। और लड़कियों को क्या रहता है, लड़कियां तो मतलब वो भी करती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी लड़कियां बिल्कुल नहीं करती, लड़कियां बचा लेती हैं, लड़कियां कंजूस होती हैं नो डाउट, ठीक है, लड़कियां होती हैं कंजूस उनकी। लेकिन उनकी भी जब नई नई जॉब लगती है ना, तो देखो जब इंसान के हाथ में पैसा आता है ना बेटा, तो वो जब उसके हाथ में पैसा आता है ना तो उसकी चाल ढाल, रंग ढंग सब बदल जाता है, दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है, दुनिया आपको भी अलग नज़र से देखेगी। बहुत मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, फॉर इवन स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी बहुत इज्जत है, समझ रहे हो। मैं अपनी कहानी सुना दूँ, अपनी कहानी बताऊँ मैं। नई नई जॉब लगी, नई नई जॉब लगकर बड़ा चस्का चढ़ा था 5 स्टार 7 स्टार होटल घूमने का, बहुत चस्का लगा था। कभी ललित जा रहे हैं, कभी ITC मौर्या जा रहे हैं, ठीक है, कभी ये आपका फॉर्च्यून ग्रेस जा रहे हैं, कभी लीला जा रहे हैं, बहुत चस्का लगा था। तो ललित वलित में गए थे तो नॉर्मल खाना खाया, कुछ वैसा नहीं खाया, लेकिन अच्छा क्यूजीन था वहाँ पर, खाया और आ गए। ललित घूम लिया, ठीक है भाई, फिर ITC मौर्या का देख लिया, हाँ भाई मज़ा आ गया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम लोग गए लीला। अच्छा, यहाँ पर जितनी बार हम लोग गए थे तो यहाँ पर हमने नॉर्मल डिनर किया था, बूफे नहीं लिया था, है ना। लेकिन हम लोग ITC मौर्य वहाँ लीला गए, 2 लोग थे, 2 पीपल, लीला गए। तो ये हुआ कि यार नए नए पैसे आए हैं, अब पैसे की कोई कमी है नहीं, बताओ कितने उड़ाने, उड़ा देंगे। तो लीला गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि यार बहुत बार ऐसे ऑर्डर करके तो बहुत बार खा लिया है, अब की बार बूफे खाते, क्योंकि बूफे में इटालियन जापानीज सब कुछ था, मतलब क्यूजीन वॉज वेरी बिग, बहुत बड़ा था, मतलब कॉन्टिनेंटल भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। इटालियन खाना है, जापानीज खा लो, जो तुम्हें खाना है खा लो, 50 तरह के नहीं 100 पता नहीं कितने तरह की वैरायटीज़ थी। तो भैया हमारा पेट तो इतना सही है, लेकिन जोश देखो कितना है। तो उसकी भी नई नई जॉब लगी है, मेरी भी नई नई जॉब लगी है,
अब हम लोग ना एक दूसरे से कह नहीं पा रहे कि यार कितने की प्लेट होगी। हमने पूछा भी नहीं कि भैया प्लेट कितने की है। लीला में आए मजे से खाएंगे, कोई बात नहीं। आ गए लीला में, प्लेट उठा ली, खाना शुरू करा। भैया डेजर्ट तो ऐसे लगा था, मतलब खाना, स्टार्टर्स और डेजर्ट बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त था यार। वो अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, अब हम लोग खाने बैठ गए। अब खाओ खाओ खाओ, खाते गए खाते गए खाते गए। अब ये हुआ कि भाई बिल पे करते हैं। तो हम लोग को ये आइडिया था कि यार बहुत होगा तो 3,000 की प्लेट होगी मैक्सिमम। 3,500 की 3,000 की प्लेट होगी एक आदमी की, 3,000 की प्लेट होगी। भाई साहब 5,000 की एक प्लेट थी वहाँ पर। और हम लोग जो है, दोनों की नई नई सैलरी, दोनों नए नए दोस्त। अब ये भी नहीं है कि भाई कोई एक जन पे करे, कोई मतलब ये भी नहीं था, अच्छा भी नहीं लग रहा था बोलने से यार तू अपना पे कर दे मैं अपना पे कर दूँ। भाई दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, भाई कोई एक अर्न ना कर रहा होता तो समझ में आता भाई साहब 5,000 की हम एक प्लेट खाकर आए हैं खाना। तो 2 लोग ने खाए तो कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए। हमने 2 घंटे में 10,000 रुपये फूक के हम लोग चले आए। फिर ये हुआ कि वो बोलने लगी कि नहीं नहीं मैं पे करती हूँ, मैं पे करती हूँ। अब मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा यार, वो मेरे एंड से पे कर रही है, मेरा भी पे कर रही है। कोई 1,000-2,000 की बात होती तो आदमी सोचता भी, 5,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, नई नई जॉब लगी है, सब कुछ है, लेकिन एक काम करते हैं कि मैं 5 अपना करती हूँ, तुम अपना करो। तो ऐसा क्या है ना, दोनों पे हार्ड नहीं होगा, सब बिल्कुल सही सही रहेगा। तो हम 5,000 की खा के आए। उसके बाद से हम फिर कभी अभी होटल नहीं गए। तब से हम लोग ने फिर, भैया हमारे सोसाइटी के नीचे मिलता है एक लखनऊ कबाब वाला, बढ़िया कबाब पराठा देता है। 50 रुपये कबाब देता है, 15-25 रुपये का पराठा देता है, बढ़िया अपना खा के तर हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ किस्सा हो चुका है। तो वी हैव भूख कर आ गए थे। घर वालों को नहीं बताया था, आज तक नहीं बताया घर वालों को। तुमसे तो फिर भी शेयर कर लिया, घर वालों को आज तक नहीं बताया कि हम 5,000 की प्लेट खा कर आए, घर वाले हमें खा जाएंगे। ठीक है। ओ भाई कह रहा है कंजूस है मैम। भैया आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, अच्छे का मतलब अच्छा रेस्टोरेंट, मतलब जो ब्रांड्स चलते हैं, तो वहाँ आपका खाना 2-2,500 रुपये में आएगा, 2 लोगों का खाली 2-2,500 रुपये में खाना आएगा बस उसमें। और अगर नॉर्मल जाओगे तो फिर तो ऐसे ही आ जाएगा। लाइक इफ़ यू गो टू, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं। मैम बारबेक्यू नेशन में क्यों नहीं गए? कल गए थे ना, कल मैंने बताया था ना, मेरे ब्रदर का बर्थडे था, बड़े वाले भैया का, बारबेक्यू नेशन लेके गए थे वो हमें, वहाँ पर खाया था हमने। उड़ाते हैं वहाँ तो, खाते कहाँ हैं वहाँ तो। आदमी स्टार्टर हौकने शुरू करता है, वहाँ लोग खाने नहीं जाते, वहाँ बेटा हौकने जाते हैं लोग। ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, खचा खच खाते रहते हैं। जब तक भूख खत्म नहीं, जब तक पेट भरता नहीं है, आदमी रुकता नहीं है, खाता रहता है। और उसके बाद थोड़ा हो जाता है, हाँ थोड़ा सा हो गया, चलो यार आ जाओ भाई। तो हम 10,000 रुपये फूक के आए हैं। ठीक है, ओके चलो भाई। अभी सेडिशन एक्ट क्या है देखो, आपको पता है ये आर्बिट्ररी एक्ट था। आर्बिट्ररी का मतलब अंग्रेजों ने अपने मन माने तरीके से अपने हिसाब से ये एक्ट बनाया था। ठीक है ना बेटा। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन अप्लाइज टू एनीथिंग। सेडिशन का मतलब होता है हर वो चीज दैट गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्टीयरिंग अप रेजिस्टेंस और रेबेलियन अगेंस्ट इट। कि सेडिशन का मतलब होता है कि आपने मान लो कोई ऐसी चीज बनाई है जिसके अगेंस्ट अगर कोई रेबेल कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसे सेडिशन एक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। उस रेबेल को रोकने के लिए सेडिशन एक्ट बोलेंगे उसको। ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है सेडिशन का मतलब होता है एनीथिंग, हर वो चीज दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर, जिसको सरकार को ये लगता है एज स्टीयरिंग अप रेजिस्टेंस, कि मान लो इससे कोई चीज लोगों के अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है, लोग जो है स्टीयरिंग अप रेजिस्टेंस और रेबेलियन अगेंस्ट इट। ठीक है ना। कि आप उसके अगर प्रोटेस्ट कर जाओ तो इसे सेडिशन एक्ट बोलेंगे। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंसेस। किसी चीज के अगेंस्ट आपने अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो सेडिशन एक्ट क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा। सेडिशन एक्ट के तहत आपको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ने के बाद सरकार आपको जेल में बंद कर देगी बिना ये देखे कि भैया आपके खिलाफ कोई सबूत है भी कि नहीं। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट को किसी भी एब्सोल्यूट एविडेंस, जैसे कोर्ट कहता है ना भाई बिल्कुल सही एविडेंस होगा तभी आपको सजा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो भाई अंग्रेजों ने बोला कि अगर आपके खिलाफ उन्हें अगर इतना सा भी सबूत मिल गया तो भी आपको पकड़ लेंगे। एब्सोल्यूट एविडेंस मिले चाहे ना मिले, अंग्रेजों की अगर मर्जी होगी तो वो आपको पकड़ के बंद कर देंगे। बेटा अंग्रेज तो हमें मुर्गियों की तरह पकड़ रहे थे, मुर्गियों की तरह पकड़ा, 2-4 को बंद कर दिया,
फिर पकड़ा 2-4 को बंद करे उठाकर। तो मुर्गी हम लोग मुर्गा मुर्गी बने हुए थे, पक पक कर करके बंद कर रहे थे हमको, समझ रहे हो, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द पर्सन, ठीक है ना। लोगों को अरेस्ट करने के लिए आपके खिलाफ कोई पर्टिकुलर एविडेंस हो चाहे ना हो, अंग्रेज आपको पकड़ के बंद कर देंगे। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को, उनकी सरकार के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, could be arrested, उसको पकड़ा जा सकता है, and kept in the jail without a trial, और बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद रखा जा सकता है। मैम बट दिस वाज रॉन्ग, यस दिस वाज रॉन्ग। तभी तो वो बता रहा है आपको कि आर्बिट्ररी लॉ था। आर्बिट्ररी का मतलब क्या, मन माने बनाया, कि आपके खिलाफ कोई सबूत है भी नहीं तब भी आपको पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। तो इस सेडिशन एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति ने अगर ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार को अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया या उनको क्रिटिसाइज किया तो अंग्रेजी सरकार उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकती है बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेडिशन एक्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, सेडिशन एक्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? द नेशनलिस्ट कंसिडर्ड दिस लॉ आर्बिट्ररी। इस सेडिशन एक्ट को जो हमारे इंडिया के लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो आपका लॉ है ये बहुत आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब मनमाना है। क्यों? क्योंकि पर्सन वर अरेस्टेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। कोई वजह हो चाहे ना हो, लोगों को पकड़ के बंद कर रहे थे, दैट वर नेवर क्लैरिफाइड टू देम। पकड़ के आपने उसको बंद कर दिया, बट आपने वजह नहीं बताई कि आपने उसे बंद क्यों किया है। तो नेशनलिस्ट यानी जो हमारे इंडियंस थे, उन्होंने बोला कि आपका ये एक्ट आर्बिट्ररी एक्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पकड़कर बंद कर रहे हो जेल में, लेकिन आप उसका जुर्म नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे उसने गलती क्या करी है। तो दिस इज द सेडिशन एक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना बेटा। दूसरा आता है बेटा आपका रॉलेट एक्ट, दैट इज 1919। देखो दो एक्ट थे, एक आया था सेडिशन एक्ट 1870 में, दूसरा था रॉलेट एक्ट 1919। क्या था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के बाद ही जनरल वाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है ना, देखो क्या था। अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस, एक और एग्जांपल जहां पर अंग्रेजों ने मन चाहे तरीके से कानून बनाया था, वो था आपका रॉलेट एक्ट। क्या था ये? इट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। इस एक्ट के आने से, इस रॉलेट एक्ट के आने से अंग्रेजों के हाथ में, खास तौर से पुलिस के हाथ में ये पावर आ गई थी कि वो लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर सकता है बिना उनके ऊपर ट्रायल करे। ट्रायल का मतलब क्या हुआ? वो मुकदमा करे, बिना मुकदमा चलाए उनके ऊपर, बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद कर सकता है। इसीलिए बेटा रॉलेट एक्ट को हम लोग बोलते हैं, यहां पर लिख रही हूं मैं, इसीलिए बच्चे रॉलेट एक्ट को बोला जाता है, लिख लो यहां पर, नो अपील, नो वकील, नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसको बोलते हैं कि आप कहीं कुछ अपील नहीं कर सकते, आपका कोई वकील नहीं होगा, ना आपकी कोई दलीलें सुनी जाएंगी। ये रॉलेट एक्ट है, इसको बोलते हैं नो अपील, नो वकील, नो दलील। क्यों? क्योंकि ये पुलिस के पास पावर आ गई है कि वो जिसको चाहे पकड़कर बंद कर सकता है जेल में बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए। डिस्पाइट द मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1990। कई सारे लोगों ने, महात्मा गांधी जी तक ने इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये एक्ट मत लागू करो, हमको वजह तो पता चलनी चाहिए, हमारे ऊपर हमको आप पकड़ के जेल में बंद कर रहे हो, हमको वजह तो पता चले। लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी और ये एक्ट लागू हो गया था। कब? 10 मार्च 1919। बेटा इसी को हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, इसी को हम डेविलिश एक्ट भी कहते हैं। आगे जब आप क्लास 10th में आगे पढ़ोगे ना तो यही पढ़ोगे, ब्लैक एक्ट एंड डेविलिश एक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। क्या कह रहा है कि इससे अंग्रेजों के हाथ में ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी इंडियन को पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं बिना मुकदमा चलाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं, अब ये एक्ट पास हो गया था, ये एक्ट पास हो गया। अब इस एक्ट को रोकने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत मना किया लोगों ने इंडिया में कि ये एक्ट पास मत करिए, पर फाइनली ये एक्ट पास हो जाता है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग मैसेकर। लोग शांतिपूर्वक बेटा यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है ना, 13 अप्रैल की बात थी ये, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के खिलाफ।
कुछ इसमें कुछ हल्ला गुल्ला कुछ था, शांति से बैठकर कर रहे थे। जनरल डायर एंटर करता है, इस जलियांवाला बाग के सारे गेट बंद करके लोगों के ऊपर सरेआम गोलियां चलवा देता है। इस जलियांवाला बाग में बेटा कई सारे लोग आए हुए थे, कुछ लोग आए थे इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और उस दिन बैसाखी डे भी था, फेस्टिवल था ये, ठीक है ना। तो कुछ लोग गांव से आए थे और बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, बैसाखी मेला लगा था, मेला घूमने आए थे, झूले झूलने आए थे। तो कुछ लोग कुछ ऐसे थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना देखे, एक ही दरवाजा था जहां से लोग भाग सकते थे, उस गेट को बंद करके लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मैं आपको कल के लेक्चर में इसको प्ले करके बताऊंगी, ठीक है। आई विल डू इट इन टुमारो, ठीक है। अभी प्ले नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, कल उसको कराते हैं, ठीक है। कल मैं आपको दिखाऊंगी जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है ना। मैंने उस पर एनिमेशन कर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कल, ठीक है। तो क्या था ये, देखो मैंने वैसे तो आपको ओरली बता दिया है, बट स्टिल देख लो क्या था ये। पंजाब में बेटा ये हुआ था, अमृतसर में हुआ था ये हादसा, हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। कब हुआ था बेटा? इन पंजाब वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट ऑन 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है ना। अब उसके बाद नहीं, एक मिनट, ये बेटा ये देखो 10 मार्च को पास हुआ था। उसके बाद बेटा 10 अप्रैल वाले दिन यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में। 2 लीडर्स थे इसमें, जिनका नाम क्या है, एक है डॉक्टर सत्यपाल और एक है आपका सैफुद्दीन किचलू। 2 लोग हैं, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना। इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि ये उस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अप्रैल, अब देखो 13 अप्रैल को क्या हुआ। अब देखो बीच में 2 दिन की कहानी आपको नहीं दी गई है, आपकी बुक में नहीं है, बट इफ यू कम इन क्लास 10 तब आपको पता चलेगा कि भाई दिल्ली में हड़तालें होने लग गई थी, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जला रहे थे चीजें, ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। 10 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था, जिसमें ये लोग इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। वेयर जनरल डायर आफ्टर क्लोजिंग द ओनली एग्जिट गेट, जनरल डायर एंटर करता है, जो एक गेट था जहां से आप निकल सकते हो, वो गेट उसने उठा के बंद कर दिया। अपनी आर्मी को बोला कि इनके ऊपर गोली चलाओ, और उसने ये भी बोला कि तब तक गोली चलाना जब तक कि तुम्हारी बंदूकें खराब ना हो जाए, तब तक गोली चलाते रहो। तो यहाँ पर सरेआम लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर भी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी, कई सारे लोग मर गए थे और कई सारे लोगों को यहाँ पर चोट लग गई थी, जिसमें आपके औरतें और बच्चे भी थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो दिस वाज दी जलियांवाला बाग मैसेकर। मैं आपको दिखाऊं कि इस तरीके से जलियांवाला बाग मैसेकर कुछ इस तरीके से हुआ था, ठीक है। इसका वीडियो अभी हाल फिलहाल में प्ले नहीं हो पा रहा है, बट डेफिनेटली कल आपकी क्लास होगी तो मैं उसमें आपको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगी, ठीक है ना बेटा। चलो आ जाओ आगे बात करो। अब आता है रोल ऑफ इंडियंस इन द इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। भाई ये रूल ऑफ लॉ में इंडियंस का क्या रोल था? देखो अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से लॉ बनाया है ना, उनको जो इजी पड़ा उस हिसाब से उन्होंने लॉ बनाया। तो इंडियंस ने कैसे ये रूल ऑफ लॉ को इवॉल्व किया? देखो मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनलिस्ट ने बेटा जो भी आर्बिट्ररी लॉ था अंग्रेजों का, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और उसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज द आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। चाहे उन्होंने सेडिशन एक्ट बनाया हो, चाहे ये आपका रॉलेट एक्ट है, दोनों के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एंड डिमांडेड, क्या डिमांड करी कि भैया हमको भी बराबरी दो, इक्वालिटी हमको भी दो, कि अगर ये लागू तुम्हारे ऊपर नहीं होगा ये कोई एक्ट, तो हमारे ऊपर भी नहीं होगा, और अगर हमारे ऊपर ये लागू होगा एक्ट तो तुम्हारे ऊपर भी होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला इक्वालिटी मांगी। एंड लॉ विच इंक्लूड आइडिया ऑफ जस्टिस नॉट ओनली एज अ सेट ऑफ रूल्स। उन्होंने बोला कि भैया हमको यहाँ पर जस्टिस चाहिए है, नॉट ओनली सेट ऑफ रूल्स, यानी नहीं खाली बनाकर लिख दिया छोड़ दिया हमारे ऊपर लागू करो, दैट्स इट। नहीं, सेट ऑफ रूल्स नहीं चाहिए, जस्टिस दो। इट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस। सिर्फ लिखने के लिए मत दो हमें, इट इज नॉट जस्ट लिखने के लिए हो गया काम खत्म, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी खत्म होते होते तक, यानी कि आपका हो गया 1890s की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंडियन लीगल प्रोफेशन, अब लीगल प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? जो आपके जजेस होते हैं, जो आपके लॉयर्स होते हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। इमर्ज एंड डिमांडेड,
क्या डिमांड करना शुरू करा? रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। अब देखो हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, एक थी फौजदारी अदालत, एक थी दीवानी अदालत, है ना। तो उसमें यूरोपियन जजेस ही खाली डिसीजन ले रहे थे, बट उसमें बाद में इंडियंस ने भी डिमांड करी कि भैया हमको भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम भी जो भी डिसीजंस हैं वो हम ले सकें, जो भी केसेस हैं उनको हम उनके ऊपर भी हम सुनवाई कर सकें। तो जो भी वहां पर लॉयर्स थे उस वक्त, जो भी जजेस थे, उन्होंने डिमांड रखी कि भाई कॉलोनियल कोर्ट का मतलब जो अंग्रेजों की कोर्ट है, जिसमें अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है, उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दे बिगैन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और उन्होंने फिर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही इंडियंस को बचाना शुरू करा, ठीक है ना। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही इंडियंस को बचाना शुरू करा। इंडियन जजेस आल्सो बिगैन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। यही मैंने आपको बताया कि अब इंडियन जजेस भी किसी भी केस पर डिसीजन ले रहे थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब देखो आजादी की बात क्या सिनारियो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगैन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इन संविधान, हमारे आजादी के बाद क्या आया था, हमारे कंट्री में संविधान आया था। संविधान में एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है, सारी चीजें दी गई है कि भाई किस तरह के लॉज होंगे, लॉज कैसे बनेंगे, कानून की क्या प्रोसीजर होगा, कौन कानून कैसे लागू होगा, कानून सब पे लागू होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारे फाउंड या कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, ये एक नया लॉ आया था, 2005 में बना था। क्या कह रहा है ये लॉ? ये लॉ कह रहा है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को और उनकी मम्मी को भी इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि भाई लड़का है, प्रॉपर्टी उसको जाएगी। बट नाउ इन दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस नए कानून के हिसाब से चाहे वो उस घर का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे उसकी मां हो, उन तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। अब खाली बेटे को नहीं, बेटियां को भी राइट्स मिल रहे हैं, बेटियों को भी प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है ना। न्यू लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। इसके अलावा पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी लॉज बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था लॉ एंड सोशल जस्टिस में कि देखो हमारे यहाँ वाहन प्रदूषण वाला एक लॉ आया हुआ है, सरकार ने बना रखा है कि आपकी गाड़ी को पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, आपके पास वो पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यस और नो? तो पॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी यहाँ पर लॉ बना रखा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए बना रखा है बेटा, मनरेगा बोलते हैं। व्हाट इज दिस मनरेगा? ये बेटा एक इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें सरकार 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने का वादा करती है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम फॉर महात्मा गांधी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। 2005 में ये एक्ट आया हुआ था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। तो ये है लॉज की बात है। दीज आर ऑल दी लॉज कि देखो किस तरीके से लॉ सबके ऊपर इक्वली लागू होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल से यही होता है, ठीक है ना। तो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बेटा ये लेक्चर आपको यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलो भाई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? मनरेगा नहीं बेटा, मनरेगा 100 दिन का रोजगार देने का वादा करती है। हाँ कैरी मेंबर 100 दिन, वो भी पूरा सरकार नहीं दे पाई। चलो पहला क्वेश्चन क्या आता है, पढ़ो। When did जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? कब हुआ था? 13 अप्रैल, 13 मार्च, 13 मई, 13 जून। बताओ कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? भाई कब हुआ था? इट वॉज इन दी डेट, व्हाट इज द डेट? 13 मार्च को एक्ट पास हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था बेटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, मार कर लो। गुड। सो अंजल फर्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन दी सेकेंड, प्रमित थर्ड, लक्ष्य फोर्थ एंड नुमान खान ऑन दी फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? जलियांवाला बाग कहां पर लोकेटेड है बेटा? अमृतसर, दिल्ली, आगरा या फिर देहरादून? बताओ जलियांवाला बाग लोकेटेड कहां पर है?
अमृतसर, दिल्ली, आगरा या देहरादून? डी, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी। भाई साहब तुम लोग खतरनाक खेलते हो यार। बेटा कहां पर है जलियांवाला बाग? ना डी में है, ना बी में है, ए में है, अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, अमृतसर। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मार्क कर लो, देख लेते हैं। गुड। सो आदित्य फर्स्ट, प्रमित सेकंड, अनुराग थर्ड, दीक्षित बाली ऑन द फोर्थ एंड अक्षय कमर ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। When did the Rowlatt Act came into effect? रॉलेट एक्ट कब इफेक्ट में आया था, कब लागू हुआ था? 10th फरवरी 1917, 10th जनवरी 1918, 10th मार्च 1919 या 20 अप्रैल 1920? बताओ। बताओ भाई। ये डेविल मास्टर को ब्लॉक किया जाए भाई, लड़कियों से ऐसे बात करने की बड़ी इच्छा हो रही है। बताओ कब हुआ था, कब हुआ था? 10th फरवरी। बेटा देखो ये हुआ था आपका, क्या आ रहा है आंसर? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। 10th मार्च 1919 के दिन ये लागू किया गया था। यस और नो? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, मार्क करा जाए। गुड। सो आदित्य फर्स्ट, नुमान खान सेकंड, अंजल थर्ड, देव वर्मा फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन दी फिफ्थ पोजीशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Who gave the order to fire in जलियांवाला बाग on innocent people protesting calmly? किसने ऑर्डर दिया था उन लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट, उन लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए जो कि शांतिपूर्वक बैठकर बेटा प्रोटेस्ट कर रहे थे? किसने ऑर्डर दिया था लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए? जनरल डायर, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या नन ऑफ दीज? अब नहीं देखेगा डेविल मास्टर। अब नहीं देखेगा डेविल मास्टर, उसकी पतलून 1 इंच छोटी हो गई। यस, किसने दिया था बेटा? जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। यस, प्लीज मार्क ऑप्शन नंबर ए एंड लेट अस सी। गुड। सो दीक्षित बाली फर्स्ट, नुमान खान सेकंड, अंजल थर्ड, देव वर्मा फोर्थ एंड लेजेंडरी वंश ऑन दी फिफ्थ पोजीशन। ठीक है ना? ओके तो क्यूमुलेटिव देख लेते हैं भाई। तो आज की क्लास में अंजल कुमार सिन्हा ऑन दी फर्स्ट, आदित्य सेकंड, दीक्षित बाली थर्ड, प्रमित फोर्थ, लेजेंडरी वंश फिफ्थ, श्रेयस सिक्स्थ, देव वर्मा सेवेंथ, रुद्र एट, नुमान खान नाइन्थ एंड ओ माय गॉड बब्बन बिल्लो ऑन द 10th पोजीशन। ओके सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कल दिखाऊंगी मैं वीडियो इसका दिखाऊंगी वीडियो एक। और बताओ। ओके तो ये चैप्टर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट उन बच्चों के लिए है जिनके बुक में, जिनके स्कूल में ये चैप्टर आएगा, तो उनके लिए तो मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है ना? बाकी नोट्स बनाओ इसके। मोस्टली जो चीजें मैंने बोली हैं मेरे वर्ड्स को कैच करके नोट्स बनाओ इसके। ठीक है ना? चलो तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अब, यानी कि कल मिलेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। कल वीडियो भी दिखाऊंगी मैं। ठीक है? सरप्राइज तो बेटा यही था ना, वीडियो ही था, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कुछ भी बोलते हो यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय।